नमस्कार जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर अपडेट के साथ। देश और प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर अब बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 86,070 पहुंच गई है। देश में अब तक 2,754 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। राजस्थान की अगर बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 4,924 पहुंच गया है। राजस्थान में आज 177 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में आज 122 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 116 जयपुर जिला जेल से संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में अब एक्टिव केसेस की संख्या 2014 कुल हो गई है, जबकि पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 4,924 पहुंच गया है। कुल पॉजिटिव में रिकवर्ड हुए हैं 2,785 संक्रमित मरीज। 2 दिन में मौतों के आंकड़ों पर अंकुश लगा हुआ है, यानी बीते 2 दिनों में कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। दोपहर 2 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जिलेवार बात करें तो जयपुर से 122 मामले सामने आए हैं, अजमेर से 4, बाड़मेर से 1, भरतपुर से 1, भीलवाड़ा से 6, चित्तौड़गढ़ से 1, डूंगरपुर से 21, झुंझुनू से 1, जोधपुर से 6, कोटा से 1, पाली से 1, सीकर से 1, सिरोही से 1, सिरोही से 2 और उदयपुर से 9 मामले आज सामने आए हैं। रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंचे भीलवाड़ा के लिए अब प्रवासियों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कोरोना मॉडल बनकर उभरे भीलवाड़ा में 6 नए पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान ने बताया कि शनिवार को सामने आई कोरोना रिपोर्ट में 6 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये सभी प्रवासी लोग हैं जो मुंबई, सूरत और दिल्ली में काम करते थे और लॉकडाउन में ढील के बाद निजी साधन के जरिए भीलवाड़ा लौटे थे। आपको बता दें 3 बार कोरोना फ्री हो चुके भीलवाड़ा में 5 दिन पहले ही कर्फ्यू हटा दिया गया था। फिलहाल एक ही दिन में 6 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संबंधित इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। सभी पॉजिटिव केसों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया है। बात उदयपुर की करें तो उदयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है। शहर के अंदर और बाहर निकलने वाले अधिकांश रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। यही नहीं, शहर के अंदर की गलियों को बैरिकेड्स के जरिए बंद किया गया है, जिससे लोग अनावश्यक रूप से अपने क्षेत्र से बाहर ना निकल पाए। वहीं केवल कुछ मार्गों को ही खोला गया है, जिससे कर्फ्यू प्रभावित इलाकों में आवश्यक सेवाओं की सप्लाई पहुंचाई जा सके। शहर के दिल्ली गेट इलाके से कर्फ्यू व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत ने। उदयपुर शहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर कोट के अंदर का जो इलाका है वहाँ पर बड़े इलाके में कर्फ्यू लगा रखा है और कर्फ्यू की पालना अच्छे से हो पाए, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, उसको लेकर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। मैं अभी उस एरिया पे खड़ा हूँ जहाँ से कि शहर कोट के अंदर का इलाका शुरू होता है और वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है। ये दिल्ली गेट जो पुलिस कंट्रोल रूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगा के तमाम उन रस्तों को ब्लॉक किया गया है जो कि इन शहर कोट के अंदर के इलाकों को जोड़ता है। ठीक यहाँ से अंदर आप देखेंगे धोली बावड़ी की तरफ का जो इलाका है उसको पूरी तरह से बैरिकेड्स लगा के, बांस लगा के बंद कर दिया गया है। एकमात्र रास्ता जहाँ पे जो कि खुला है, जहाँ पे की आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए लोग जा सकते हैं या केवल वो लोग जिनको कि कर्फ्यू संबंधित एरिया में प्रवेश की अनुमति है, उनकी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली गेट चौराहे का ये नज़ारा है और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाकर इस इलाके को बंद किया गया है। मतलब शहर के बाहर से कोई अंदर नहीं जा पाए और अंदर से कोई बाहर नहीं आ पाए। तमाम तरह की यही यहाँ पे पुलिस ने व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, जिससे कि कर्फ्यू की पालना पूरी हो सके और कम जाब्ते में एक बेहतर तरीके से कर्फ्यू की पालना हो सके और तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ और सुनिश्चित हो सके, उसको लेकर उदयपुर में प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। कोरोना से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग बेहद प्रभावित हुए हैं। पिछले 56 दिनों से देश में लॉकडाउन स्थिति के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। पर्यटन से जुड़े लोगों ने केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से राहत पैकेज की मांग की है। साथ ही 65 साल से अधिक आयु के गाइडों के लिए सरकार से पेंशन की सुविधा देने की भी मांग सामने रखी है, जिससे कि गाइड भी अपना घर चला सके। जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने गाइड भगवत सिंह से की खास बात।
अप्रूव्ड जो गाइड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे क्या क्या समस्या आ रही है, क्योंकि टूरिज्म ठप हो जाने के बाद गाइडों के साथ में सर जो गाइड हैं, टूरिज्म बिल्कुल ठप हो चुका है कोरोना के चलते। ऐसे में जो अप्रूव्ड गाइड है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन गाइडों के सामने कितनी समस्याएं आ रही है? भाई जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम गाइड है, हमारी ये कंडीशन है, हम दूसरा काम कोई कर नहीं सकते। मेरा नाम भगवत सिंह राणावत है। मेरे को 85 में गाइड आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ था। ऐसा ही सिग्नेचर है, दोनों तरह के मोन्यूमेंट में जा सकता हूँ। तो फ्लाइट जैसी बंद हुई, हमारा काम बंद हो गया। और हमारी ये कंडीशन है, हम कोई दूसरा काम कर नहीं सकते, तो खाली गाइडिंग में डिपेंड है। अब ये टूरिज्म कब रिवाइज होगा कुछ नहीं कह सकते, कम साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए। तो जब तक ये रिवाइज नहीं हो तब तक हमको आर्थिक पैकेज दिया जाए सरकार की तरफ से। और जो गाइड 65 साल से ऊपर हो गए, जो सब जगह पेंशन मिलती है, हमको पेंशन नहीं मिलती, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई पेंशन मिलती। जिस दिन काम किया, हम भी डेली मजदूर है, काम किया उस रोज़ के पैसे हमको मिलती, कंपनी देती, ना काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमको भी आर्थिक पैकेज दिया जाए, जैसे दूसरों को दिया जाता है। हमें डेली मजदूरी है एक तरह से, डेली बेसिस। सर जो आप आर्थिक पैकेज की बात कर रहे हो, तो आर्थिक पैकेज कितना एक होना चाहिए एक गाइड को, जिससे कि उसकी जो घर परिवार का पालन पोषण हो सके? उसके लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपने इस चीज़ के लिए अवगत कराया है कुछ? नहीं, अभी तक किसी को अवगत नहीं कराया था। हम देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे हो जाता है, मतलब कि इतना नहीं चाहिए, इतना फैल जाएगा, फैल गया है। तो अभी रिवाइज होने के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं, साल भर लग जाएगा। तो कम से कम इतना पैकेज देगा हमारी फैमिली रीजनेबल, ताकि हमारी 12 महीने या 6 महीने निकाल दे, जब तक ये टूरिज्म ऑफिस रिवाइज नहीं होता तब तक। तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो गाइड है, उनकी मांग है कि जब तक टूरिज्म का बूम वापस नहीं आता, इसके लिए चाहे साल भर भी लग सकते हैं। ऐसे में जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन जो गाइड हैं इनको आर्थिक पैकेज भी देना चाहिए। साथ ही जो एक सबसे बड़ा जो समस्या है वो है 65 ईयर्स अबव जो गाइड है, उनको एक पेंशन की भी एक स्कीम होनी चाहिए, जो इनको पेंशन मिल सके और अपना जो परिवार का पालन पोषण है वो सुचारू रूप से कर सके। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, तो इस बीच आज चौथे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, बता रही हैं 20 लाख करोड़ रुपए जो आर्थिक पैकेज जारी हुए थे कैसे इस्तेमाल किया जाए। We decongest sectors, we can also provide the necessary boost. That sector too will become strong enough and competent enough to provide the necessary boost for growth and employment. And as you all know, the Prime Minister has a very strong track record in taking up reforms, deep systemic reforms. I'll just highlight those reforms which are worth recalling. And on those reforms, it was public knowledge, and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer. Today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. GST, which had been pending for a very long time, all states were taken on board, and GST brought in one nation, one market. IBC, companies waited for decades to have their insolvency related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, schemes which existed, SURFACE or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business so that India becomes an attractive destination for investment. You also had the public sector banks reforms, not only just infusing some equity, but also making sure that they become professionally managed, although they are public sector banks, and performing well, but still they needed to have more professionalism. So that was also, and giving independence for them, because that's an area in which I would take extreme pride to say, between 2014 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time, the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense.
Power sector reforms. Udai was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector, and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. Today's announcements are focusing on structural reforms. The sectors in which these measures will be impacting are those sectors with these reforms which are going to be the new horizon for growth. And therefore, we see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked, and certainly it will lead to a lot more employment possibilities. We can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier have been announced variously at different times. And because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the Parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the fund that was launched. So, and therefore such steps have been taken. Clearly, these are the ones which are going to initiate a lot of things that we want to tell today, and also a lot of things that we want to do towards building an Atmanirbhar Bharat. So if we can go to the first slide. The policy reforms to fast-track investments. In the last couple of months, an empowered group of secretaries has been formed who also looked at project development, and project development cells were formed in various ministries. Ranking of states on investment attractiveness is also being worked out. This will make them compete for new investments. And promotion of champion sectors such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atmanirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that. तो आज चौथे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त प्रेस को ब्रीफ कर रही हैं, और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने के बाद बताया था कि देश को तमाम विस्तार से जानकारी वित्त मंत्री की तरफ से दी जाएगी, तो लगातार किसानों और खासतौर पर जो छोटे उद्योग हैं उनको किस तरीके से कोरोना काल में संबल प्रदान किया जाए, इसकी कोशिश है, और इसी को ब्रीफ करते हुए वित्त मंत्री इस वक्त तमाम बातें कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के उन जिलों में टेस्टिंग सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं जहां अधिक संख्या में प्रवासी बाहर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिरोही, जालौर और पाली जैसे जिलों में तो टेस्टिंग की क्षमता को दोगुना किया गया है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और अलवर में कोरोना जांच की टेस्टिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की सुविधा विकसित की जा रही है। हालात को देखते हुए कुछ जिलों में जांच की सुविधाएं
तुरंत विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को राज्य में बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों को बेहतर क्वारंटीन सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिन 6 जिलों में प्रवासी राजस्थानी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री ने 120 वैन और चलाने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में 550 मोबाइल वैन आम जनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगी। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से और जो लॉकडाउन में फंस गए थे, उन लोगों की राजस्थान वापसी हो रही है और वो राजस्थान में बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में राजस्थान में आ रहे हैं। तो उन जिलों में जहां पर ज़्यादा संख्या में ये लोग आ रहे हैं वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज शुरू करने के निर्देश दिए। सिरोही में, जालोर में, पाली में जो वर्तमान क्षमता है टेस्टिंग की उसको डबल करने की बात है। नागौर में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने की बात है। बांसवाड़ा में, चित्तौड़ में, श्रीगंगानगर में और अलवर में उन्होंने रेगुलर जो ब्रीफिंग होती है हर रोज, उसमें डायरेक्शंस दिए हम लोगों को कि इनमें वैसे तो सारे जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटीज शुरू करने के डायरेक्शंस हैं, उस पर विभाग काम कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ माइग्रेंट लेबर्स और प्रवासी राजस्थानियों का दबाव है इन जिलों में, तो इनको प्राथमिकता से पहले लेके और यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करने की बात की है ताकि अधिक से अधिक बाहर से आने वाले लोगों का टेस्ट हो सके। वहीं नागौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरे प्रदेशों से लौटे प्रवासियों के लौटने से कोरोना ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। जो इलाके अभी तक ग्रीन जोन में हुआ करते थे, प्रवासियों के लौटने से हालात खराब हो रहे हैं। लाडनू में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिनके ठीक होने के बाद लाडनू कोरोना फ्री घोषित हो गया था। लेकिन लाडनू से सटे मंगलपुरा में चेन्नई से आए 2 युवकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों युवक 13 मई को चेन्नई से मंगलपुरा पहुंचे थे, जिनको जांच के बाद मंगलपुरा के सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। देर रात उनके पॉजिटिव आने के बाद उन्हें डीडवाना के बांगड़ अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी के मुताबिक युवक एक निजी बस के जरिए चेन्नई से मंगलपुरा पहुंचे थे। मिनी बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री डीडवाना शहर के बताए गए थे। मंगलपुरा गांव में पॉजिटिव मिलने के बाद गांव को जीरो मोबिलिटी इलाका घोषित कर कर्फ्यू लगा दिया गया है और गांव को पूरी तरह से बंद करके सीज कर दिया गया है। उधर बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन और पुलिस इलाके को बंद करा चुकी है। साथ ही पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसके साथ ही इलाके को जीरो मोबिलिटी इलाका घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग लगातार वहां मॉनिटरिंग कर रहा है। उधर वागड़ के लोग विदेश में परेशान हो रहे हैं। कुवैत में फंसे यहां के लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से वहां के फंसे लोग मदद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने से यहां पर काम नहीं है, अब तो पैसे भी नहीं बचे हैं, जिससे खाने की परेशानी हो रही है। कुवैत में फंसे लोगों ने कहा कि सरकार हमें वतन वापस लाए। आपको बता दें, कुवैत में बांसवाड़ा, डूंगरपुर के हजारों लोग काम करते हैं आजकल, क्योंकि मौसम की वजह से और वैसे भी। उधर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर के सभी न्यायाधीशों, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि वर्तमान में जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। साथ ही न्यायालयों के कार्य करने की समय अवधि को बढ़ाते हुए सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक का करने को फैसला लिया गया है। अदालतों में रोजाना लगने वाले मुकदमों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। हाईकोर्ट में डिविजनल बेंच में नए मुकदमों के अतिरिक्त अन्य पेंडिंग मुकदमों में फाइनल डिस्पोजल मैटर को भी दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई करने के संबंध में फैसला लिया गया। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के दौरान न्यायालयों में कार्य करने या अवकाश घोषित करने के संबंध में सभी के सुझाव मांगे गए। इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन जल्द ही अपना फैसला लेगा। एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, तो दूसरी तरफ सीमा पार से आ रही टिड्डियों ने किसानों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बाड़मेर जिले से जालौर जिले में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। ये टिड्डी दल बाड़मेर जिले की सीमा से लगते इटादा, वमल, तातड़ा समेत कई गांवों में आकर घुस गए हैं। टिड्डियों का दल बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है
और किसानों के खेतों में खड़ी बाजरा, रजका, ज्वार की फसलों को तबाह कर रहा है। टिड्डी आने की सूचना पर इटादा पटवारी कैलाश चंद दौकिया मौके पर पहुंचे और किसानों को टिड्डी दल के आने की सूचना दी, जिसके बाद किसानों ने अपने खेतों में फव्वारा चालू कर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। वहीं कई किसानों का परिवार बर्तन बजाकर खेतों में टिड्डियां भगाता नजर आया। मलाना डूंगर थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक किशोरी घर में सो रही थी, तभी एक युवक आया और जबरन उठाकर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी लगी, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके कब्जे से नाबालिग किशोरी को छुड़ाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डूंगर थाने के अंतर्गत कोई बच्ची है, उसके साथ में उसका जो पड़ोसी खेत पे काम करने वाले युवक ने को दुष्कर्म किया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया पोक्सो एक्ट के अंतर्गत और कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम को डिटेन कर लिया गया है। उधर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 3 दिन पहले कुएं में मिले एक युवक के शव के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने ही पत्नी ने प्रेम संबंध में आकर पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सूरजाबाई को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही बाल अपचारी देवर को भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने बताया कि विजय सिंह का शव कुएं में मिला था। विजय सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का काका ससुर के लड़के के साथ कुछ समय से अवैध संबंध चल रहा था। पति को पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर दी, जिससे परेशान होकर पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति विजय की हत्या की साजिश रची। साजिश के तहत गंगा जी की कोठी के जंगलों में प्रेमी बाल अपचारी देवर ने विजय सिंह को जमकर शराब पिलाई और जब विजय शराब के नशे में धुत हो गया तब मौका पाकर उसने विजय को कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। उधर रेगिस्तान में पारा बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत अब बढ़ने लगी है। बाड़मेर शहर के 10 किलोमीटर दूर आंटी गांव में पानी की काफी दिक्कत है, जिसके चलते रात 12 बजे से ही महिलाएं पानी के लिए घर से निकल पड़ती हैं। दरअसल यहां पानी के लिए एकमात्र हैंडपंप है, जिसमें गर्मी के दिनों में पानी नीचे चला जाता है। रात के समय रुक रुक कर पानी आता है, जिसके चलते महिलाएं पानी के लिए रात भर अपनी बारी का इंतजार करती है। यहाँ पानी के लिए लंबी कतारें लगती हैं। पूरी रात इंतजार के बाद भी कभी कभी इनको एक घड़ा पानी भी नहीं मिल पाता, तो कभी बिना पानी लिए ही घर लौटना पड़ता है। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं दुनिया में कोरोना से जुड़े अपडेट। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 लाख के पार पहुंच गई है। 3,08,000 से ज्यादा लोगों की अब तक वायरस के चलते मौत हो चुकी है। 17 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 85,000 के पार पहुंचा। संक्रमितों की संख्या भी 14 लाख से ज्यादा। ब्रिटेन में 33,000 से ज्यादा और इटली में 31,000 की मौत। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा ब्रिटेन करता है सलाम। ताली बजाकर हौसला बढ़ाने की मुहिम में शामिल हुए ब्रिटेन रॉयल नेवी के सदस्य। कोरोना संकट में भारत को दवा के बदले वेंटिलेटर्स देगा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ऐलान, कहा हम पूरी तरह भारत के साथ। होंडुरास की जेल में 70 कैदियों को कोरोना हुआ। जेल में मौजूद 454 कैदियों को संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना फैलते देख जेल प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। स्पेन के मैड्रिड में लॉकडाउन के खिलाफ दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। अमेरिका के कैरोलिना में लंबे लॉकडाउन के बाद रेस्तरां खोल दिए गए हैं। रेस्तरां में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बीच की टेबल पर आदमकद पुतले रखे गए। कोरोना से 27,000 लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने देश में लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया है। पब्लिक प्लेस पर दिखने लगे हैं लोग। ट्रेनों में भी अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर सफर हो रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश के ज्यादातर हिस्सों में इमरजेंसी हटा ली है। 47 में से 39 प्रांतों में से इमरजेंसी को हटाया गया। चलिए तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। राजस्थान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।